नमस्कार, IND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बाखबर में बात करेंगे भारत के एक ऐसे लीडर के बारे में जो प्रधानमंत्री बाद में बने, पहले वो देश के लीडर बन गए थे जनमानस के। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, ऐसे जननेता जिनको लोग अजात शत्रु कहते हैं। और वो इसलिए भी कि भारत रत्न जब उनको दिया गया तब उनकी स्थिति नहीं थी कि वो बातचीत कर पाएँ, लेकिन देश उनको पहले से भारत रत्न मानता था। 94 साल की उम्र में वो हमारे बीच में नहीं रहते। आज उनका अवसान दिवस है, आज हम इसी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश से वो सांसद रहे और इसके बाद मध्य प्रदेश के नाम को पूरी दुनिया में रोशन करते रहे। आज हम इसलिए भी इस पर बात करेंगे क्योंकि अटल जी अगर आज होते तो शायद देश की स्थिति कुछ और होती। हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ राजेश बादल पत्रकार, अटल जी के भांजे अनूप मिश्रा जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और टेलीफोन लाइन पर रीवा से जुड़ेंगे हमारे साथी पत्रकार जयराम शुक्ल जी। चर्चा शुरू करें इसके पहले हम सुनवाते हैं अटल जी के वो भाषण जो उनको अमर बनाते हैं, अजातशत्रु बनाते हैं, और वो भारत रत्न के हकदार भी इसी तरह के भाषणों से बने। सुनते हैं अटल जी की पहले बात। और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो अटल जी को बाकी नेताओं से अलग रखती है और उनके कद को आदमकद बनाती हैं। वो महामानव भारतीय राजनीति के, हम कह सकते हैं कि उनके बहुत सारे भाषण ऐसे हैं जो अविस्मरणीय है और भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैं बहुत छोटा था, पत्रकारिता में आया भी नहीं था, अक्सर उनकी बातें हम सुनते थे। 2-3 वाक्यों में मैं कहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसके पहले वो जनता पार्टी से निकले, यानी जब जनता पार्टी टूटी, तब अटल जी ने भोपाल में एक भाषण दिया था और कहा था कि पृथ्वी गोल है, हम जहाँ से चले थे आज फिर वहीं खड़े हैं। तब उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य दोहराया था कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ जैसे किसी की शादी हो जाए महिला की, उसके 2-3 बच्चे हो जाएं और फिर 4-5 साल बाद उसका पति रात को उसको उठाए और पूछे कि ये बता तेरा गोत्र क्या था। हमारे साथ उन्होंने कहा कि जनता पार्टी बनते समय किसी ने नहीं पूछा कि आप संघ की दोहरी सदस्यता में हैं कि नहीं, लेकिन हमसे 2.5 साल बाद पूछा गया कि संघ की दोहरी सदस्यता में आप रहेंगे। तो ये बहुत सारी बातें जो उनको अलग बनाती है, अजातशत्रु बनाती है। एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा,
अटल जी विदेश नीति पर काफ़ी कुछ भाषण देते थे जब वो विपक्ष में हुआ करते थे। जब सरकार बनी 1977 में, विदेश मंत्री बने और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। पत्रकारों ने उनसे बहुत कटाक्ष और व्यंग में पूछा कि अटल जी, अब आप विदेश मंत्री बन गए, आपकी विदेश नीति क्या होगी? क्योंकि अटल जी नेहरू जी की विदेश नीति की बहुत आलोचना करते थे। तब उन्होंने बहुत चतुराई से उत्तर दिया था कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, जो देश का हित होगा वही हमारी नीति होगी। उन्होंने परमाणु विस्फोट भी किया, बहुत सारे देश ने प्रतिबंध भी झेले उनके इस काम के बाद, लेकिन देश को उन्होंने महाशक्ति बनाया और कारगिल युद्ध हुआ। तो कहने को बहुत सारी बातें अटल जी के बारे में, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि वो एक ऐसे लीडर थे जो भारत के अलावा दुनिया में भी इक्का दुक्का ही मिलेंगे और 100 साल में अटल जी पैदा होते हैं, ऐसा मानते। चर्चा की शुरुआत करें। हम बता दें कि स्टूडियो में रमेश शर्मा जी भी हैं और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी युगराज योगेश भी है और टेलीफोन लाइन पर जयराम शुक्ल भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश जी आपसे की। पत्रकारिता आपने की और उसके साथ साथ आपने बहुत नज़दीक से अटल जी को देखा। हम सीधे आते हैं कि अटल जी की वो कौन सी बातें जो आपको आपके मन में अमिट छाप छोड़े हुए हैं और वो सब चीज़ें आपकी यादों में बसी हुई है, अटल जी के बारे में बताएं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, अटल जी जो आपने अजात शत्रु दिया है वो अजात शत्रु बिल्कुल सही दिया है। उनका आलोचना करने वाला कोई मिलेगा नहीं। वो महामना थे। सबसे बड़ी बात उनमें ये थी, वो छोटों के साथ छोटे रहते थे और बड़ों के साथ बड़े रहते थे। मेरा और उनके आयु में बहुत अंतर होने के बाद भी यानी जब वो आते थे, सोमवार में जनसंघ का कार्यालय था, वो 2-3 बार के सांसद रह चुके थे, लेकिन उसके बाद भी नीचे की दुकान पर आकर के इमरती खाना या रबड़ी खाने के लिए चौक जाना, ये एक उनका स्वभाव था और कई बार हमने उनके साथ रबड़ी खाई। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, वो संवेदनशील कितने थे, इसका एक मैं भोपाल का उदाहरण आपको दूं। यहाँ 1973 में जब गोली चली, महंगाई विरोधी आंदोलन को लेकर के 73 या 74 होगा, जब गोली चली उसमें 5-7 लोग मर गए थे। जब जेपी जी का वो था, जी हाँ, जेपी आंदोलन के तहत, शायद 74 की बात है। मैं सिर्फ इतना गोली चली सूचना दे दूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल भी दिल्ली से जुड़ गए। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद रमेश जी की बात पूरी, फिर मैं आपके पास आता हूँ। तो कुल मिलाकर के वो जो गोली चली, मेरे ख्याल से वो अगस्त का ही महीना था, तो अटल जी कहीं यात्रा कर रहे थे तो वो भोपाल उतरे। भोपाल उतर करके सोमवार आए, तो वहाँ उनको इतनी था कि कैसे वो पीड़ितों के परिवारों को जाए। तो संयोग से मैं उस वक्त वहाँ से कहीं से निकल रहा था, भगवान जी की कृपा से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी था, वो मुझे नाम से भी अच्छे से जानते थे। तो सारे घरों को लेकर के मैं ही उनको लेकर के गया था, और भी कुछ और कार्यकर्ता थे। तो जिस तरीके से उन्होंने लोगों से बातचीत की, जिसके घर गए, वो अयूब खां के घर गए, गुरुमुख मूरजानी एक शहीद हुआ था उसके घर गए, तो जो लोग बैठे और वो जो बातचीत उन्होंने की, बहुत आत्मीयता के साथ बातचीत की। एक उन्होंने जो एक प्रकार का कीर्तिमान बनाया, जिसका मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उल्लेख होना चाहिए, कि जब वो विदेश मंत्री गए और यूएनओ में गए, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। स्वतंत्रता के बाद हमको 47 में स्वतंत्रता मिली, 30 वर्ष बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पहला ऐसा था जिसने वहाँ पर हिंदी में भाषण दिया। उनके प्रधानमंत्री के रूप में भी आप अगर देखें, पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी देखें, और संयोग से मुझे उस समय बम्बई जाने का भी मौका मिला। जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, मैं बम्बई में मौजूद था। समंदर के किनारे बड़े पांडाल लंबे लंबे लगे हुए थे। तो रात के समय अटल जी और कुछ लोग वो निकलते थे कि कौन कौन कार्यकर्ता, पत्रकार कहाँ ठहरे हैं, कार्यकर्ता कैसे हैं, वो देखने के लिए। वो जब ग्वालियर में रहते थे, पढ़ते थे, तो वो एक खास दुकान पर जाकर के वो रबड़ी और मिठाई खाया करते थे। और जब वो विदेश मंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने, तब भी वो गए, यानी उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं भूला जहाँ उस बाजार में वो जाया करते थे। तो जिस मोहल्ले में वो बड़े मशहूर है बहादुरा के लड्डू। जी हाँ, जो बनाने वाले का नाम बहादुरा है। हाँ, तो वो हलवाई है जो लड्डू और कचौड़ी बनाते थे। जी हाँ, तो वो जो कचौड़ी लड्डू, तो कुल मिलाकर के उनके साथ ये था कि वो बड़ों के काम करते थे, छोटों के काम करते थे। और मुझे एक व्यक्ति का नाम याद आ रहा है, उनका नाम शिव कुमार जी था, जो अटल जी प्रधानमंत्री थे तब भी थे, और बाद में प्रधानमंत्री के बाद अटल जी अस्वस्थ हो गए, तो शिव कुमार जी भी लखनऊ के थे और वो उनके साथ रहे। और क्या पुत्र सेवा करेगा जो उन्होंने की, अब वो मैं उनको स्मरण, इस बीच में मेरा उनका कोई संपर्क बन नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के अटल जी सबका मन जीतने वालों में से थे, सबके साथ। एक और मैं घटना और मैं सुना दूं। एक बार क्या हुआ कि कई बार हम किसी के विश्वास का और आत्मीयता का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो एक बार किसी घटना को लेकर के कोई वर्जन चाहिए था। मैं यहाँ एक स्थानीय दैनिक अखबार में काम करता था,
तो मुझे लगा कि इसको अटल जी तो यही कहेंगे, और मैंने उनका वर्जन छाप दिया। तो संयोग से अगले दिन अटल जी आने वाले थे। तो मेरी ये कोशिश रही कि वो आकर के ठहरे, उन दोनों यहाँ जो पॉलिटेक्निक के पास जो सर्किट हाउस है, अटल जी वहाँ ठहरे और मीडिया को उन्होंने बुलाया। तो बातचीत होने के बाद मेरी कोशिश रही कि मैं पहले उनको बता दूं कि ऐसा एक वर्जन छप गया। तो कुल मिलाकर के एक पत्रकार मित्र हैं जो अब नहीं है दुनिया में, उन्होंने वही सवाल पूछा। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनको पता था अखबार, उन्होंने देख लिया था कि मैं उस अखबार से जुड़ा हूं। तो मैंने दूर से ही कुछ इशारा किया उनको, कान पकड़ करके ऐसा करके। तो बहुत तेज हंसे और उनको कहा कि मुझे भोपाल आकर पता चला कि मैंने ऐसा भी कहा है, ऐसा करके। तो कुल मिलाकर के अपनों को बचाना, अपनों का साथ देना, ये अटल जी का बड़ा विशेष गुण था। और उनके बहुत से संस्मरण, जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी मेरी उनकी दिल्ली में भेंट हुई थी, बहुत से संस्मरण हैं। तो उन पर फिर कभी और लंबी चर्चा। जी, हम कह सकते हैं कि अटल जी हमारे पुरखे भी हैं, क्योंकि वो पत्रकार थे और पत्रकार के साथ साथ वो राजनीति में आए और वो फिर प्रधानमंत्री बने। लखनऊ से निकलता था, राष्ट्र धर्म के संपादक रहे वो। जी, तो वो पत्रकार से प्रधानमंत्री बनने वाले, मुझे लगता है कि ऐसे अकेले पीएम होंगे जो पत्रकारिता में भी थे और उसके बाद तो राजनीति में शिखर पर पहुंचे। राजेश जी, ऐसे वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 3 बार शपथ ली। बहुत सारी चीजें आपने उनकी देखी है। राज्यसभा टीवी के दौरान आपने काफी कुछ उनके बारे में फिल्म भी बनाई है। आपसे जानना चाहेंगे कि अटल जी को आप किस ढंग से देखते हैं और वो आज की राजनीति में कितने दुर्लभ हैं। उनके व्यवहार की हम बात करें, क्योंकि अब लोकतंत्र में गिरावट आ रही है, राजनीति में कटुता कर्कशता आ रही है। अटल जी और नेहरू जी के बहुत से किस्से हैं, इंदिरा जी से भी किस्से जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि वो राजनीति में कितने फिट थे और वो कैसी मिसाल थे। धन्यवाद राघवेंद्र जी। अभी भाई रमेश जी ने अटल जी के व्यक्तित्व के मानवीय पहलुओं का बहुत ही शानदार बयान किया है। और जब वो बात कर रहे थे और जब उनके उदाहरण बता रहे थे, तो मेरे सामने, मेरे ज़हन में भी उनके संस्मरणों की एक फिल्म चल रही थी। मेरी उनसे 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी और चुनाव प्रचार के लिए वो खजुराहो आए थे, तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और देखिए, उनको पहली मुलाकात से जब जिस तरह से उनमें एक ऐसा चुंबक था जो बांध लेता था, और इस तरह से जब हमारा संपर्क हुआ तो लगातार उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जारी रहा। वो नाम से भी पहचानते थे और कई दफे हम लोगों की अनौपचारिक बातचीतें हो चुकी हैं। चूंकि रमेश जी ने बहुत उनके मानवीय पहलू के बारे में जो बातें कही हैं, वो उनके बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारत में जितने भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनमें मैं मोरारजी देसाई को भी शामिल करता हूं। उनमें उनका कद, यानी अटल जी का कद सबसे विराट था, सबसे विशाल था, और सबको साथ लेकर चलने की जो शैली थी उनकी, वो इस देश के लोकतंत्र की सेहत के अनुकूल थी। और खास बात ये थी कि जब यूं तो वो 3 बार रहे, पहली बार बहुत कम दिनों के समय के लिए, उसके बाद और थोड़ा सा 11 महीने के लिए, 13 महीने के लिए रहे, और उसके बाद जब 5 साल तक उन्होंने इतने सारे दलों को साथ लेकर सरकार चलाई, तो मैं ये कह सकता हूं कि सबको साथ लेकर चलने की जो एक अद्भुत कला और एक विलक्षण क्षमता उनके साथ में थी, वो वैसी किसी दूसरे मुझे नहीं लगता कि प्रतिपक्ष के नेता के साथ रही है। और एक जो खास बात थी कि उनके जमाने में सहयोगी दल कभी भी आशंकित और भयभीत नहीं रहे थे कि कहीं उनके साथ कोई घात तो नहीं हो जाएगा। वो अटल जी में ये खूबी थी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी को समझौता करना पड़े, लेकिन वो अपने सहयोगियों के राजनीतिक हितों की उपेक्षा नहीं करते थे। उनके राजनीतिक हितों को समझते थे, उनकी स्थानीय और प्रादेशिक विवशताओं को भी समझते थे, तो वो उनके हितों का संरक्षण भी करते थे। ऐसा भारत के प्रधानमंत्रियों में मतलब ये बहुत ही अनूठा किस्म का था। आपको याद होगा कि जब तक वो रहे तब तक भारतीय जनता पार्टी के, या पहले जनसंघ भी जब तक था, उसके बाद अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम, अनेक दल हैं जिनका भी आप नाम लीजिए, वो सब उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल थे, बहुत ही उनके साथ जो उनके साथ रिश्ते थे वो बने हुए थे। आज इनमें से अनेक दल अब पार्टी के साथ नहीं है और वो लोग अटल जी के उस दौर को याद करते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के
बहुत पुरानी पीढ़ी के जो कार्यकर्ता हैं, जो राजनेता हैं, वो अटल जी को आज भी बहुत मिस करते हैं और उनके नहीं होने पर एक बहुत ही उनको बड़ा खेद है। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके जमाने में चाहे संख्या बल के आधार पर बड़ी नहीं थी, लेकिन उनका जो पार्टी की प्रतिष्ठा और जो साख थी, वो अपने चाल चरित्र और चेहरे और मूल्यों के कारण वो पूरे देश में उस समय उसकी प्रतिष्ठा थी। आज ठीक है, मैं ये समय ऐसा नहीं है कि उसका विश्लेषण किया जाए, लेकिन ये बात लोग तुलना करते ही हैं कि पार्टी संख्या बल के आधार पर आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी भले ही बन गई हो, लेकिन प्रतिष्ठा और साख के नजरिए से उसका वो कद नहीं रहा जो अटल जी के जमाने में था। और उनके सहयोगी भी देखिए, अभी ताजा घटना है, जेडीयू भी छिटक के चला गया। तो ऐसे जो क्षेत्रीय दल, जो पुराने साथी थे, चंद्रबाबू नायडू का दल था, शिवसेना थी, अकाली दल थे, उनके साथ इतना मधुर रिश्ता, और यहाँ तक कि उनका जो प्रतिपक्ष था वैचारिक तौर पर, जिसके वो हमेशा विरोधी रहे विचार के आधार पर, कांग्रेस के साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध रहे और उन्होंने कभी कंजूसी नहीं की अपने प्रतिद्वंदी दलों की तारीफ में अगर वो कोई अच्छा काम करते थे। चाहे वो इंदिरा जी के जमाने में परमाणु परीक्षण का काल रहा हो, और चाहे वो बांग्लादेश का निर्माण रहा हो, चाहे वो हरित क्रांति या दुग्ध क्रांति रही हो, अटल जी ने जी खोल कर हमेशा मुक्त कंठ से अपने प्रतिद्वंदियों की प्रशंसा की और तारीफ की। और हमारे लोकतंत्र की सेहत की यही एक सबसे बड़ी खूबी है कि पक्ष और प्रतिपक्ष देश के विकास में, देश की बेहतरी के लिए कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। और हम अटल जी के जमाने में ये बात कह सकते हैं कि ये हमने खुद महसूस की है। बिल्कुल राजेश जी, मैं इसमें और जोड़ूंगा कि लोग कहते थे कि अटल जी अविवाहित हैं और वो सबको साथ लेकर कैसे चल पाएंगे, क्योंकि जो एनडी का कुनबा था काफी बड़ा था। उसमें यह कहते थे कि 3 आत्मघाती बम हैं। जयललिता जी थी उस समय उनके साथ, मायावती जी थी और ममता बनर्जी। तीनों का मिजाज बहुत अलग था, लेकिन अटल जी ने सबको साथ लेकर चला। आपने जिसका जिक्र किया कि वो अपने साथी प्रतिद्वंदी दलों का भी एक तरह से बड़ा ध्यान रखते थे। मुझे याद है कि जब शरद पवार जी का जन्मदिन था, कोई मुंबई में समारोह था, उस समय अटल जी को चंद्रशेखर जी ले गए थे उस समारोह में। अटल जी ने पहले मना किया था और बाद में वो जब साथ में गए थे तब उन्होंने उस बात को भी जोड़ा था कि वो किस तरह से अपने साथियों की चिंता करते हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष में हो। एक चीज मैं और जोड़ूंगा, उन्होंने ये भी कहा था कि हमने कभी सत्ता के लिए दलों को तोड़कर राजनीति नहीं की, जैसा कि शरद पवार जी ने कांग्रेस तोड़कर एक पार्टी बनाई और फिर वो हमारे साथ सरकार में आए। तो मुझे लगता है कि वो राजनीति में ऐसे मानक रहे हैं जो ये बताते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था अपने भाषण में कि अगर पार्टियों को तोड़कर कोई सत्ता मुझे मिलती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि जो उनमें बातें थी, जो उन्होंने अपने आचरण में सब कुछ लिया, वो बहुत दुर्लभ था और ऐसे महामानव भारतीय राजनीति में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अटल जी के बाद कोई दूसरा अटल जी कब बनेगा, मुझे लगता है कि ये हम लोगों की पीढ़ी शायद ना देख पाए। मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत सारी बातें आपसे करनी, समय कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपसे गागर में सागर हम भरवा लें। हमारे साथ जयराम शुक्ल जी जुड़ गए टेलीफोन पर। जयराम जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ बिल्कुल जी। अटल जी के बारे में आपसे भी जानना चाहते हैं कि महामानव, अजात शत्रु, जो भी आप उनको नाम दें, अटल जी किस तरह के आपको लगे, क्योंकि मध्य प्रदेश तो उनका बहुत जन्म से भी नाता था और जब वो यहाँ नहीं रहे तब भी लोग उनसे जुड़े रहे। आपकी राय? जी, मैंने तो नेहरू जी को पढ़ा है पर अटल जी को देखा है जी। तो अटल जी से मैं गहरे प्रभावित हूँ। राजनीति की शिक्षा को लेकर मैं कहता हूँ कि इस देश की राजनीति को 2 युग में बांट सकते हैं हम, एक नेहरू युग और दूसरा अटल युग। अभी तीसरा युग नहीं हुआ है। जो कोई सोचता होगा कि कोई एक तीसरी भी डेस्टिनी पॉलिटिक्स की शुरू हुई है, वो नहीं हुई है। एक नेहरू युग था और निश्चित तौर पे नेहरू जी का एक करिश्मा था, लेकिन उस करिश्मे के बराबर समानांतर एक जो दूसरी लकीर खींची है वो अटल जी ने खींची है। नेहरू जी स्वप्नदर्शी थे और बड़े घर में पैदा हुए थे, ब्रिटेन में बाहर पढ़े थे, लेकिन अटल जी इस जमीन की पैदाइश थे, गरीबी देखी थी, विपन्नता देखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपने उस कद को उनके बराबर ले गए। तो अभी मैंने इसका एनालाइज करने की आज कोशिश की नेहरू के बरक कि नेहरू से ये हमको अच्छे क्यों लगते हैं, बेहतर क्यों लगते हैं। इसलिए लगते हैं
कि ये आदर्श को यथार्थ में जीने वाले, स्वप्न को यथार्थ में जीने वाले एक राजनेता थे, जिसको सर्वांगीण या सर्व गुण संपन्न राजनेता कह सकते हैं। भाषा से, संस्कृति से, आचार से, व्यवहार से, कोई भी ऐसे जो आयाम हो सकते हैं राजनीति में। राजनीति सिर्फ राजनीति भर में डूबे रहने का विषय नहीं है। राजनीति में संस्कृति भी होना चाहिए, राजनीति में मानवीय संवेदनाएं भी होनी चाहिए, राजनीति में दूरदृष्टि भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इतना दूरदृष्टि, इतनी मानवीय संवेदनाओं वाला प्रधानमंत्री या नेता हिंदुस्तान को दुर्लभ है, मिलेगा। बिल्कुल। हाथ पर प्रत्याघात किया पाकिस्तान में, करगिल हुआ, वो अपना कलेजा लेके पाकिस्तान पहुंचे, मुशर्रफ को बुलाया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि शांति का नोबेल पुरस्कार के चक्कर में अटल जी ऐसा कर रहे हैं। एक के बाद एक घात प्रतिघात उनको मिलते गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनने शांति की उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐसा बिरला व्यक्तित्व अटल जी का है। अभी राजेश जी गठबंधन धर्म की बात कर रहे थे। गठबंधन धर्म एक शब्द राजनीति को दिया अटल जी ने। गठबंधन धर्म की एक रोटी बनाए, एक आटा गूंथे, एक सब्जी बनाए, सबकी अपनी अपनी अलग सुगंध हो, सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति हो, सबकी अपनी अलग अलग परंपरा हो। जैसा कि हम पारिवारिक रूप से कहीं जाते हैं तो कोई अपने घर से सब्जी लाता है, रोटी लाता है, कोई पूरी लाता है, कोई थेपले लाता है, अपनी अपनी डिशेस लाते हैं और सब बैठ के खाते हैं। गठबंधन धर्म को बिल्कुल इस सुगंध और इस विशिष्टता के साथ उन्होंने देश में प्रस्तुत किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल यही बात उनको सबसे अलग बनाती है कि वो सबको साथ लेकर चलने की जो उनमें कला थी। हम कहते हैं कि अटल जी जोड़ने में बेजोड़ थे। अगर वो एक साथ किसी के साथ जुड़ जाए तो फेविकॉल का जोड़ भी कम पड़ता था। मैं लौटूंगा, समय की कमी है। योगीराज जी, अटल जी के बारे में बहुत सारी बातें की, लेकिन आपकी राय, क्योंकि नए पत्रकार किस ढंग से उनके बारे में सोचते हैं, आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में। देखिए राघवेंद्र जी, हम नए पत्रकारों के लिए तो खास तौर पर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अटल जी के कालखंड में पैदा हो गया। मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन मैंने ना उनसे मिला, लेकिन उनका वो सारा देखने का अवसर ज़रूर मिला। और ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि तीनों वरिष्ठ विद्वान वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी अटल जी के बारे में। कहाँ पे शांति से काम लेना और कहाँ पे वज्र जैसे कठोर हो जाना, ये अटल जी की विशेषता थी। जब पाकिस्तान से उन्होंने लाहौर रेल लेके गए, संबंध बढ़ाने की कोशिश की, और उसी पाकिस्तान ने जब कारगिल में दुस्साहस करने का कोशिश किया तो उसको धूल चटाने में भी अटल जी ने देर नहीं की। तो ये एक उनकी एक अलग विशेषता थी। और कांग्रेस का ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक, जो कहीं ना कहीं अटल जी से प्रभावित ना रहा हो, जो कहीं ना कहीं अटल जी से सीखा ना हो। जिसने किसी कई किस्से नेहरू जी के साथ के, इंदिरा जी के साथ के, शास्त्री जी के साथ के, राजीव गांधी जी के साथ के, वो किस्से तो बहुत सारे हैं, उस पर कई सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। एक बात जो बहुत ज़्यादा चर्चा में चलता है कि साहब कांग्रेस के नरसिंह राव के शासन में उनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डेलीगेशन बना के कांग्रेस ने उनको भेजा था। अब वो इतनी महत्वपूर्ण बात थी, कांग्रेस यही कह के रुक जाती कि उनको अटल जी को विपक्षी नेता थे तब भी उनको भेजा। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट इश्यूज था क्योंकि वो इंडियन वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक एसोसिएशन के बैनर तले पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उस पर चर्चा के लिए जो डेलीगेशन भारत से जा रहा था उसमें अटल जी को शामिल किया। और उससे महत्वपूर्ण बात है, उसमें जो 3 लोग थे, नंबर 1 सलमान खुर्शीद, नंबर 2 फारूक अब्दुल्ला और नंबर 3 जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। और इन तीनों का नेचर हमको पता है कि किस दिशा में थे। लेकिन हो सकता है नरसिंह राव जी ने क्या सोच के भेजा, लेकिन अटल जी ने वहां जब ये दलीलें दी, उसका परिणाम यह रहा कि वो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गिरा। और यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता तो कई सारे प्रतिबंध तब भी झेलने पड़ते। तो ये उनकी विद्वत्ता का एक अलग आईना है। और उनसे तो पूरा देश, पूरे नेताओं ने सीखा। तो हम तो खैर उनको देख देख के पढ़ के सीख रहे हैं। अटल जी विदेश नीति के तो बहुत मास्टर थे। जब वो विदेश नीति में यात्राएं करते थे विदेश मंत्री के नाते, 77 की हम बात कर रहे हैं जनता पार्टी की सरकार की, तो लोग कहते थे कि अक्सर अटल जी कुछ विदेश में जाके कुछ शराब वराब भी पी लेते हैं। तब अटल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरपोर्ट पर ही कहा था कि यात्राएं जब करनी पड़ती है तो बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है और वहाँ दिन होता है, जब यहाँ लौटते हैं तो वापस यहाँ दिन हो जाता है, तो नींद का बड़ा चक्कर होता है, इसलिए आंखें मेरी लाल होती हैं, आंखें लाल होती हैं। और वो कहते हैं कि जब मैं उतरता हूँ एयरपोर्ट पर तो लोग कहते हैं कि
अटल जी जमीन पर उतरे और आंखें मिचमिचाए, जमाना ये समझा कि अटल पी कर आए, तो बहुत सारे गंभीर मुद्दों को वो कई बार हल्के फुल्के अंदाज में। मिनट में दो चीज और जोड़ना चाहता हूँ, बस समय खत्म हो रहा है। हाँ जी बस आधा मिनट में ही जी। कि आप कल्पना कर सकते हैं, योगी राज जी ने कहा तो नेहरू जी ने संसद के भीतर उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता देखी, और 1971 में जब युद्ध शुरू हुआ तो इंदिरा जी ने विशेष विमान से उनको नागपुर भेजा, और सरसंघ चालक जी से उन्होंने, इंदिरा जी ने कहा तो अटल जी ने सरसंघ चालक जी से बात कराई थी। जी, बहुत सारी बातें, फिर कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राजेश बदल जी आपका भी, जयराम शुक्ल जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी धन्यवाद, रमेश शर्मा जी आपका भी। अटल जी एक ऐसी पूरी किताब है जिसको पढ़ने, बार बार पढ़ने का मन करता है, बार बार उन पर बात करने का मन करता है। समय कम है, बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। एकता